हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। हम चला रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए मैथमेटिक्स एमएसएम दैट इज मिनिमम स्टडी मटेरियल। और आज हम पहुंच चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर पर। चलिए देखते हैं कितने मार्क्स का वेटेज रखता है ये। तो हमने यहाँ पर इसे 5 मार्क अलॉट किया है। बेसिकली ये चैप्टर एलजेब्रा के पार्ट में आता है और एलजेब्रा में टोटल आपके पास 5 नहीं 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन? पॉलिनोमियल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चारों मिला के 20 मार्क का बनने वाला है। तो फिलहाल फॉर द कन्वीनियंस हमने सबको 5-5 मार्क अलॉट कर दिए हैं, है ना। +-1 के रेंज में ये सब हो सकता है ना, या तो 6 मार्क का आ जाए या फिर 4 मार्क का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। हम सबसे पहले देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है ना, हम वो देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि सॉल्यूशंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला चलू जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और उसका मतलब जो है वो ग्राफिकली क्या बताना चाहता है और एल्जेब्रिकली क्या बताना चाहता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, और फिर उसी से हम उन सॉल्यूशन के या उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंसी पे कुछ बात करेंगे, वो क्या होता है हम देखेंगे। एंड देन इन सॉल्यूशंस को करने के तरीके देखेंगे। क्या हैं वो 2 तरीके? वो 2 तरीके हैं ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। और अगेन एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी 2 तरीके हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप 8th में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर आप 9th में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर आप 10th में आते हैं और आप पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कि 9th में आपने इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ लिया था, अब उसी का एक जोड़ीदार आ गया है ना। तो अब आप लीनियर इक्वेशन कैसे पढ़ेंगे? जोड़ी में, और उसी को कहा जा रहा है पेयर। ठीक है, तो 9th में आपने कुछ इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। अब इसी के साथ एक और लीनियर इक्वेशन अगर आ जाए, ये तो यही हो गई क्या? जोड़ी। लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों पूरी तरह से सेम दिख रहे हैं, तो चलिए उनको अलग अलग बना देते हैं। यहां हमने लिख दिया a1 b1 c1, यहां लिख दिया a2 b2 c2, है ना। a b c ये क्या है? दे आर रियल नंबर्स। a को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, b को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ y, और c कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, ओके। कंडीशन क्या होती है यहां पर? कंडीशन ये होती है कि a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। a और b साथ में 0 नहीं हो सकते। वैसे यहां हो जाएगा a2 और b2, ये साथ में 0 नहीं हो सकते। ठीक है, इंडिविजुअली हो सकते हैं लेकिन साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, और c1 c2 ये तो हो सकते हैं, 0 ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो ये होता है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी है। ठीक है ओके, तो क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब अब हमारे सामने 2 लाइंस होंगे, अब हमारे सामने 2 लाइंस होंगे, है ना। तो 2 लाइन को ग्राफ में ड्रॉ करने पे आपको 3 टाइप के केसेस मिलते हैं। आपको 3 टाइप के केसेस मिलते हैं। क्या क्या केसेस मिल सकते हैं? तो देखिए क्या केसेस मिल सकते हैं आपको। आपको ये मिल सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर आपको एक केस मिल सकता है एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, है ना। या फिर आपको ऐसा केस मिल सकता है कि एक लाइन और उसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन। ठीक है, उसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वैसे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और इन्हें कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, क्लियर। तो अब वहां पिछले स्लाइड में हमने दूसरा टॉपिक लिखा है मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो जब कभी भी आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हों तो उनको सॉल्व करने का मतलब है x और y के वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि x और y के वैल्यूज निकालो। कैसे वैल्यूज? ऐसे वैल्यूज जो दोनों ही इक्वेशन में क्या हो? कॉमन हो। जो दोनों ही इक्वेशन में क्या हो? कॉमन हो, है ना। अब आप बोलोगे अगर ऐसे हमें पॉइंट्स निकालने हैं जो दोनों लाइन में कॉमन हो, तो यहां तो कभी मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि जो पॉइंट्स यहां लाई करते हैं वो यहां नहीं लाई करते, जो यहां लाई करते हैं वो यहां नहीं लाई करते। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस केस में अगर आप देखने जाएं तो आप बोलेंगे हाँ कोई एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो पॉइंट इस लाइन पे भी आता है और इस लाइन पे भी आता है। ये देखिए यहीं पे है वो पॉइंट, है ना, ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप इसकी बात करें तो यहां तो आप बोलेंगे यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना, यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे में क्या है, कॉमन है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब आप समझे, सॉल्यूशन का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो दोनों ही लाइन में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों ही लाइन में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों ही लाइन में कॉमन हो। फिर क्या लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये अभी हमने समझ लिया कि ग्राफिकली लाइंस कैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग दिखाई दे सकते हैं, या तो पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। ये लाइंस का NES कहाँ चला गया, ओके, ठीक है, या तो कोइंसिडेंट लाइंस हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं जो यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा है, यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा है क्या, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो जो अभी हमने कहा, हमने क्या कहा, अभी हमने ये बोला कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन केसेस में क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर एक ही कॉमन पॉइंट है, यहां पर एक ही कॉमन पॉइंट है, तो इसी का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, है ना। आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है तो इसीलिए यहां पर हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां आपने बोला कि कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो इसीलिए यहां पर हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। यहां हमें मिलेगा क्या, यहां हमें मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे में कॉमन, ठीक है। तो यही हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है ना, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकते हैं, पैरेलल लाइंस बन सकते हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस, और उनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या, कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा, यूनिक, पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि हमने वहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा था कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो जब कभी भी आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं, तो वहां पर बात आती है कि क्या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट उन्हें बोला जाता है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लाइंस जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम थोड़ी बात और लिख दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनकंसिस्टेंट, ये बन जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर आते हैं इस पे, तो यहां भी तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ये भी बन जाएगा क्या, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां बेसिकली क्या हो रहा है, यहां हमें बोल जरूर रहे हैं कि दो इक्वेशन है, लेकिन है तो वो बेसिकली एक, या आप ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है या उस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए यहां पर कंसिस्टेंट खाली नहीं कहा जाता, यहां पे कहा जाता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, यहां कहा जाता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये पूरी तरह से कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, ये है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हम बिना ग्राफ बनाए, क्या बिना ग्राफ बनाए सीधा एल्जेब्रिकली बता सकते हैं, सीधा एल्जेब्रिकली बता सकते हैं सिर्फ इक्वेशंस को देखकर। तो जवाब है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं टेबल, और हमें 3 केसेस देखने होते हैं, ठीक है, हमें 3 केसेस देखने होते हैं, है ना। आप पिछले स्लाइड में समझ चुके हैं A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है ना। A1 कोफिशिएंट ऑफ x, B1 कोफिशिएंट ऑफ y, C1 कांस्टेंट, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में एक रिलेशन होता है। अगर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, अगर A1 बाय A2 का रेशियो B1 बाय B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो तभी हम क्या कहते हैं कि लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग, लाइंस होंगे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। वो कैसा सॉल्यूशन देंगे, यूनिक सॉल्यूशन, वो कैसा सॉल्यूशन देंगे, यूनिक सॉल्यूशन।
और क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन मिला है तो इसीलिए वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। बस देखिए, तो इस एक कंडीशन से हमने तीनों का तीनों बात बता दिया। सिमिलरली अगला केस है a1 by a2 is equals to b1 by b2 but is not equals to c1 by c2। मतलब कि इनका रेशियो तो बराबर है लेकिन वो रेशियो c1 by c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पैरेलल लाइंस, हमें मिलता है पैरेलल लाइंस which has no solution and the system is inconsistent, system is inconsistent। ठीक है, एंड लास्ट तीसरा, अगर a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के बराबर हो जाए और वो c1 by c2 के भी बराबर हो जाए तो तब हमें मिलता है कोइंसिडेंट लाइंस which gives infinitely many solutions। और क्योंकि infinitely many solution है इसलिए ये बन जाता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए, इस पे आपको 1 मार्क का सवाल एमसीक्यू में दिख ही जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड, ठीक है, इन कंडीशंस पे बेस्ड। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहां पर 3 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये यही लिख देता हूं। चलो, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 5, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 7। तो अब ध्यान से देखिए, a1 by a2 3/4 है, a1 by a2 3/4 है, वहीं b1 by b2 4/3 है, मतलब दे आर नॉट इक्वल, है ना। एक 3/4 है, एक 4/3 है, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। बस यही केस हमें बता देता है कि ये दोनों को अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ये कैसे लाइंस बनाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। ठीक है, हमेशा ये कैसे लाइंस बनाएंगे? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, यही लिखा हमने। ठीक है, यहां हमने लिख दिया 6x + 8y इज इक्वल्स टू 14 लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 3/6 क्या होगा? 3/6 को क्या 1/2 बोलेंगे? 1/2 बोला जाएगा, है ना, 1/2, है ना। वैसे ही देखिए 4/8 को क्या बोला जाएगा? 4/8 भी 1/2। लेकिन जैसे आप यहां आएंगे, अच्छा, ओके, यहां पे भी मैं एक चीज मिस कर दिया क्या? ठीक है देखिए, हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा लिखाया है कि इक्वल टू के उस तरफ 0 होना चाहिए, है ना। सी का प्रॉपर साइन कब आएगा? जब आप उसे लेफ्ट तरफ पे रखेंगे, लेफ्ट तरफ। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर बेसिकली सी की वैल्यू क्या है? -5, और ये सी की वैल्यू क्या है? -7। ठीक है, ओके, कर दूं ठीक, या समझ जाएंगे? कर देते हैं, चलिए। 5 7 दिस -5 -7 = 0 यहाँ हो गया, -12 = 0, -14 = 0। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर a1 by a2 क्या आ रहा था? 1/2, b1 by b2 भी 1/2, लेकिन c1 by c2 देखिए, क्या वो 1/2 आ रहा है? नहीं, वो क्या आ रहा है? 6/7, है ना। -12 by -14 क्या आ जाएगा? 6/7। ठीक है, ओके, तो ये केस क्या हो गया? पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तो 3x + 4y -12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया 6x + 8y -24 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब क्या आपको तीनों का रेशियो सेम दिख रहा है? 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ओके, तो ये बन गया क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ध्यान आपको हमेशा इन सारी चीजों में साइन का देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर 24 तो लिखा है, लेकिन अगर ये प्लस हो जाता यहां, तो अगेन ये c1/c2 के बराबर नहीं आते, तो केस बन जाता पैरेलल लाइंस, है ना। अगर ये माइनस है और ये प्लस हो जाता तो भी वही हो जाता, पैरेलल लाइंस, है ना। तो आपको विथ साइंस सबको देखना है, सारे कोफिशिएंट का विथ साइन आपको वैल्यूज रखना पड़ेगा, तब जाके आप सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक तो कंसिस्टेंसी जैसी समझ लिया हमने। अब आपको ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड जानना है चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इज नथिंग बट क्या? डब्बे मेथड। आपको लाइन बनानी होती है, ग्राफ में लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए आपके पास क्या है? एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं। चलिए, पहले ये आपके पास वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई हो गया, ये
एक्स हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेगेटिव्स में भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी कर दिया हमने। ओके, चलिए अब इसी लाइन को बना देते हैं। क्या है इक्वेशन? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ये एक लाइन हो गई। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। और दूसरी लाइन हमने क्या लिखी हुई है? ठीक है, देखिए मैंने वापस इक्वल टू में वो लिखा है क्योंकि सॉल्व करने के लिए ज्यादा इजी पड़ता है जब इक्वल टू के आप उस तरफ पे कांस्टेंट भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सी LHS में होता है। ठीक है, 4x प्लस 3y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। मान लीजिए ऐसा ही है, दो इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हम क्या मेथड यूज करते हैं? वी यूज डब्बे मेथड, है ना। हम एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए क्या बनाते हैं? डब्बे बनाते हैं। कैसे डब्बे बनाते हैं चलिए देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया एक क्या डब्बा। वेयर इज आवर डब्बा? दिस इज डब्बा। ठीक है, दिस इज डब्बा। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके, इतना काफ़ी है। तो हमने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। एक बार x को लिया 0, एक बार y को लिया 0। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए देखिए, इस इक्वेशन के लिए अगर आपने x को रख दिया 0 तो 3 इंटू 0 0, बचेगा क्या? से 4y इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब जब आपने x को 0 रखा तो y क्या आ गया? 3 आ गया, है ना। x को 0 रखा तो ये पूरा गायब, बचा क्या? 4y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए फॉर y इक्वल्स टू 0। y को 0 रख दीजिए तो ये गायब, 3x इक्वल्स टू 12, मतलब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4। तो यहां से क्या होता है कि आपको ऐसे वर्टिकली आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं 0,3 एंड 4,0। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? सॉरी, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? वो कोऑर्डिनेट्स जिनके थ्रू ये लाइन पास कर रहा है ना। एक लाइन के टू ऑफ द पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, तो चलिए देखिए 0,3, 0,3 कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। 1 2 3, है ना, ये बना दिया हमने 0,3। 4,0, 1 2 3 4, है ना। आपको पता होना चाहिए y x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है ना। बस इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना दीजिए क्या? एक सुंदर सी लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया लाइन और हम करते हैं इसे ऐसे एक्सटेंड ताकि ये पास होते हुए आपको दिखाई दे। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? पहला लाइन। इसी को कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या मेथड यूज किया? डब्बे मेथड, है ना, और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले थे? ये पॉइंट था 0,3 और ये था 4,0 और इस इक्वेशन का नाम हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये भी दिखा दूं तो हमें ये दिख ही रहा है कि 3/4 4/3 इक्वल नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। तो ये वाला लाइन ड्रॉ करके देख लें कि ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा, है ना। चलो फिर से बना लेते हैं डब्बे, फिर से बना लेते हैं क्या? डब्बे। तो हमने बनाया एक और डब्बा, यहाँ हमने बनाया एक और डब्बा। ये बना हमारा डब्बा एंड ये बना डब्बा। ठीक है, चलिए तो फिर से हमने x y 0 0 रखा। ठीक है, ये जो मैं 0 0 रख रहा हूं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 0 ही रखना होता है, आप कोई और नंबर्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजीएस्ट तरीका होता है 0 रखना। ठीक है, तो चलो फिर से x को 0 किया, y क्या आ गया? x को 0 किया, y क्या आ गया? x को 0 किया, y आ गया 4, x को 0 किया, y आ गया 4, और y को 0 किया, y को 0 किया, y को 0 किया तो x क्या आ गया? 3, क्या आ गया? 3। अब कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 0,4 एंड 3,0, 0,4 एंड 3,0। चलो देखो 0,4 मतलब ये, चलिए दूसरा कलर लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, तो ये हो गया 0,4 और 3,0 मतलब ये हो गया 3,0, है ना। तो इन्हें ज्वाइन करके भी बना दें एक लाइन, इन्हें ज्वाइन करके लाइन बना दी जाए एक। ठीक है, बन गई ये लाइन, है ना, बन गई लाइन। सिलेक्ट हो जाइए महाशय प्लीज। हाँ, तो ये हम इसे खींच देते हैं इधर, ये देखिए, तो ये हो गया। दिख रहा है अब आपको कि दो लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ करना और चेक करना कि वो क्या हो रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके,
क्लियर? ओके चलो तो फिर आगे बढ़ा जाए और सीधा अब हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो है विच इज एल्जेब्रिक मेथड, वो मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे समझाता हूं, है ना, सीधा क्वेश्चंस पे समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो आज हम इसी के ऊपर करेंगे अपना सारा काम। ठीक है, चलिए पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट है ना, पहला ही सवाल आ गया है कंसिस्टेंसी पे, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या क्या था? इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइंस, है ना, नो सॉल्यूशन, मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ओके, तो ये आपको करना है। चलिए देख लीजिए, पहले आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से चीजों को देखिए, है ना। तो ये ठीक है, सब सही है, बस 7 इधर होता 3 भी इधर होता, ठीक है, तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होता। लेकिन क्योंकि दोनों कांस्टेंट आरएचएस में, तो कोई तकलीफ नहीं जाएगी, है ना, कोई तकलीफ नहीं जाएगी। चलिए तो कर देते हैं। हमने किया 3/6 इज इक्वल्स टू -k/10, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू 7/3, इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो आप बोलोगे ये रेशियो तो 1/2 आ रहा है, ये रेशियो तो 1/2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसके तो बराबर नहीं है। लेकिन इन्हें दोनों को तो बराबर होना पड़ेगा, इन दो को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो इन्हीं दो को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 7/3 के इक्वल तो अब होने ही नहीं वाला। तो सिर्फ इन दो को आप कर दीजिए सॉल्व। तो यहां से क्या आ जा रहा है? 10 इधर जाएगा तो 10/2 5, और माइनस साइन भी शिफ्ट हो जाएगा, तो k की वैल्यू -5। ये आपका क्या हो गया? आंसर ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके क्लियर। हमने a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 रखा है, बस इतना काम किया है। हमें दिख रहा है कि c1 by c2 के बराबर ये तो होने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि ये 1/2 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें उसे देखना नहीं है, हमें सिर्फ इन दो को देखना है, और यहां से इसको बराबर रखने के लिए k की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेना है। तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M। तो देखिए ये है लाइन L और ये है लाइन M। कैसे लाइंस दिख रहे हैं ये आपको? क्या ये आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कि वो कंसिस्टेंट है। और कैसा सॉल्यूशन देंगे? इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक सॉल्यूशन, उसी को क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन देख लीजिए, हाँ बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन विथ कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। ठीक है, अगेन आपको वही कंडीशंस लगा के ये चेक करना है कि ये किस टाइप के लाइन सेगमेंट्स हैं, किस टाइप के लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो 3/6, ठीक है, इधर आ गया 4/8 और ये हो गया 5/7। तो देखिए क्या ये 1/2 बन रहा है? 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है, लेकिन ये तो 5/7 ही है। इसका मतलब ये दो तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो अगेन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। पैरेलल लाइंस, है ना, विच टाइप ऑफ लाइंस, है ना, दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यूज जैसे मैंने आपको बोला ही था वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है, वो इसके बारे में ही है। ठीक है, तो अगेन यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो 2k/6 इज नॉट इक्वल टू 5/5। तो यहां आ गया ये k/3 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 3। k की वैल्यू 3 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो क्या होगा, है ना, क्या मिलेगा आपको? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 3 ले लिया, k का वैल्यू 3, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पैरेलल लाइन, क्योंकि a1 by a2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, c1 by c2 के वो बराबर नहीं है, लेकिन a1 by a2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? सॉरी, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? पैरेलल। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ऑप्शन बी इट इज, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली
ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस डेट आर, ठीक है, अब तो ओरली कर सकते हैं। 6/2 मतलब कि 3:1। यहां क्या आ रहा है -3/-1 मतलब अगेन 3:1। ये क्या आ रहा है 10/9 मतलब अगेन कैसे लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। अगेन कैसे लाइंस है, पैरेलल लाइन। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, टू लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो, ये थोड़ा अच्छा सवाल लगा है ना, ये अच्छा सवाल है ना, सब डेटा सफिशिएंसी टाइप का सवाल हो गया ये, है ना, कि इन चारों में से कौन सा इंफॉर्मेशन के साथ ही आप सीधा इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या क्या ऑप्शन दिया है, देखो फोर्थ, फोर्थ अगर फोर्थ है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना सॉल्यूशन, तो पहला तो फोर्थ ही दिख रहा है ना, ठीक है, बाकी सब आप देख लो, सब कुछ गड़बड़ है, फोर्थ ओनली है ना, क्योंकि फोर्थ ही ऐसा केस है जिसमें आपको कैसे लाइंस मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे, है ना, तो 4 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज, ठीक है, हैज। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन ही होता है y इक्वल टू 0। क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस पे ही तो y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाएं y की वैल्यू हमेशा 0, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन ही क्या बन गया, y इक्वल टू 0। दूसरा, y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू -7, तो इसी के पैरेलल एक लाइन नीचे y इक्वल्स टू -7, है ना, -7 यहां से पास हो रहा होगा, है ना, ओके, y वाले एक्सिस पे दिस इज तो ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये क्या हो गया, ये हो गया 0, -7, 0, -7, ये हो गया, है ना। तो देखो y की वैल्यू यहाँ हमेशा हमेशा क्या रहने वाली है, -7, चाहे आप यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ यहाँ यहाँ, इवन इधर आ गए, यहाँ भी देखो -7 है, तो आप जहां भी रहेंगे हमेशा y की वैल्यू -7। तो कैसे लाइंस हो गए ये दोनों, दोनों हो गए पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे, फिर से वही पैरेलल, है ना, पैरेलल के लिए फिर से सवाल दे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a और b में क्या रिलेशन है बताइए। आप बोलेंगे a/3 ये बराबर होना चाहिए 2/b, लेकिन नॉट बराबर होना चाहिए 9/18 के, 9/18 के, है ना। तो क्या करेंगे, बस यही दो हैं, उससे लेना देना नहीं है। a इंटू बी इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया आपका आंसर, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगेन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो अपन सॉल्यूशन पे आ गए हैं क्या, हम सॉल्यूशन पे आ गए हैं हम, तो चलिए फिर अब मैं आपको सीधा दोनों मेथड बता देता हूं, है ना। लेट्स सॉल्व दिस एल्जेब्रिकली, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए, तो हम आते हैं नए पेज पर, है ना। हमारा इक्वेशन क्या था भाई, पेज पलटते ही भूल गया क्या मैं, x plus y is a plus b and ax minus by is a square minus b square, is a square minus b square। ठीक है, तो हमें दिया है एक इक्वेशन x plus y is equals to a plus b, और दूसरा ax minus by is equals to a square minus b square, है ना, यही दिया है, ax minus by is equals to a square minus b square। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको बताया जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला तरीका, मतलब सबसे पहला स्टेप होता है आपका दोनों को इक्वेशन नंबर दे देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे देना। ठीक है, हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम ये मेथड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम होता है किसी भी एक इक्वेशन को अपने मन से सिलेक्ट कर लो पहले, है ना, किसी भी इक्वेशन को अपने मन से सिलेक्ट कर लो। तो कर लिया आपने, हाँ कर लिया। ठीक है, तो मान लेते हैं यही इजी दिख रहा है, तो ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो, जैसे y को चलो y ही लेता हूं ताकि मैं आपको और भी एक चीज बता पाऊं। y को लिख सकते हैं हम a प्लस बी माइनस एक्स,
माइनस एक्स लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो ये जो वैल्यू आई इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में वापस, ठीक है। पुटिंग दिस, या फिर ज्यादा अच्छा क्या वर्ड यूज होगा, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। तो हमने ए एक्स को एज इट इज लिखा, माइनस बी लिखा, और फिर अब वाई लिखना है। तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट, है ना। हम हर बार ये कहते हैं कि जहां कहीं भी आपको माइनस साइन दिखे यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। b इंटू ए इज a इंटू बी ओनली, प्लस माइनस ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का x हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखिए, बाकी सबको भेज दीजिए। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए एक्स प्लस एक्स, और ये सब उधर चले जाएंगे। तो जो पहले से वहां लिखा है वो पहले ही लिखे रहने दो। अब इन सबको ट्रांसपोज करके आप ला रहे हैं, इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे भी तो हुआ, यहाँ पे बी एक्स आएगा ना, बी एक्स आएगा, बी एक्स। तो यहाँ पर ठीक, यहाँ कॉमन आ गया ये, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स। तो इधर भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, एक्स की वैल्यू ए आ गई। अब एक्स की वैल्यू ए आ गई है, तो इसे वापस ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए। तो ए माइनस ए खत्म, बी क्या हो गया, वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू बी। तो आपको दो आंसर्स मिल गए, एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी, ठीक है। क्योंकि ये मेथड समझाना था करके मैंने ऐसा किया, वरना तो वो हम ओरली भी कर सकते हैं ना, ओरली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है देखो कि इसकी वैल्यू ये कब बनेगी, जब एक्स के जगह क्या आ जाए, ए आ जाए, और वाई के जगह बी आ जाए, तभी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ये तो ओरली बन सकता था, लेकिन मुझे ये मेथड समझाना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ओके, अब एलिमिनेशन हम एक और कोई क्वेश्चन में फिर से समझेंगे, ठीक है। ओके, यहां पर आंसर क्या हो गया, एक्स ए है और वाई बी है, ऑप्शन सी इट इज, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो के की वैल्यू बताइए। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगेन इनकंसिस्टेंट है मतलब पैरेलल वाला केस है। तो अगेन 3 बाय 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, है ना, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 बाय k माइनस 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 2k प्लस 1, 1 बाय 2k प्लस 1, ठीक है, क्लियर। चलो इन्हीं दो पे काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा इधर आया तो 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 2k इधर आ जाएगा, माइनस 3 उधर, तो 3k माइनस 2k, k माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, 3 माइनस 1 2। ये भी अच्छा सवाल नहीं निकला, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल नहीं निकला। ओके चलो, ये आंसर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। क्या यहाँ एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, एंड यस, सो चलिए, तो एमसीक्यूज होते हैं खत्म। और अब जिस चीज का इंतजार था इस चैप्टर में, है ना, क्या है इस चैप्टर में इतना खास कि हमने इसे मॉडरेट लेवल पे रखा था, दे आर वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 99. If tens digit is 3 more than the units digit, then find the number. Okay, पहला वर्ड प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इन जनरल किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसा लिखा जाता है ना, कैसा लिखा जाता है। ओके, तो एक 2 डिजिट नंबर को लिखा जाता है, 2 डिजिट नंबर को लिखा जाता है 10
एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, ठीक है, 10x प्लस वाई। बेसिकली अगर नंबर है एक्स वाई तो ये हुआ यूनिट प्लेस और ये हुआ टेंस प्लेस, है ना। तो तरीका क्या है लिखने का, है ना, जो डिजिट है इनटू उसका प्लेस वैल्यू, मतलब y इंटू 1, अगेन जो दूसरा डिजिट है इनटू उसका प्लेस, तो x इंटू 10, ये तरीका होता है, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 99, है ना। तो सम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर और नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा, तो अगर ओरिजिनल नंबर ये है तो रिवर्स करने पे क्या ये बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा, है ना। इनका सम 99 है, इनका सम 99 है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y की वैल्यू आ गई 99, 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 99, 11 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, बन गया आपका पहला इक्वेशन, है ना। दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट्स डिजिट, इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट, तो टेंस डिजिट कौन है हमारा, x, है ना। टेंस डिजिट कौन है हमारा, x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज का मतलब याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब ही होता है इक्वल टू, इज, वॉज, विल, शैल, कुछ भी आया मतलब इक्वल टू, ठीक है। सो टेंस डिजिट इज 3 मोर देन, मोर का मतलब इनटू नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, मोर मतलब 3 ज्यादा, 3 गुना नहीं, 3 ज्यादा मतलब +3, है ना। किसमें +3, यूनिट डिजिट से +3, यूनिट डिजिट से 3 ज्यादा है। तो अब क्या इक्वेशन मिल गया, y को इधर ले आओ, x माइनस 3 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक। तो अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड जैसा उसका नाम है, हम किसी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, है ना। कैसे एलिमिनेट करते हैं, उनके कोफिशिएंट को सेम बनाकर उन्हें या तो हम ऐड कर देते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उन्हें ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कब, कोफिशिएंट को सेम बनाकर, चाहे x का कोफिशिएंट सेम बना लो चाहे y का कोफिशिएंट सेम बना लो, ठीक है। अब यहां पर तो देखो आपको कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिख रहे हैं ना, 1 1 1 1 दिख ही रहा है, ठीक है। तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। सबसे अच्छा तरीका होता है प्लस और माइनस जो अपोजिट साइन के साथ हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो बाय एडिंग देम, है ना। इन दो को अगर आपने ऐड कर दिया, 1 और 2 को अगर आपने ऐड कर दिया तो देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई फुस गया, इधर 9 प्लस 3 12, तो आ गया x का वैल्यू सिंपली 6 आ गया। तो अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसमें पुट कर दें, 2 में पुट कर देते हैं, है ना, 2 में नहीं हम 1 में पुट करते हैं, चलिए 1 इजी सा दिख रहा है ना, 1 में पुट कर दो, x के जगह 6 पुट किया तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 मतलब 3। तो ये आपका आंसर है क्या, ये आपका आंसर है क्या, कंप्लीट नहीं है, है ना। आपको एंड में नंबर पूछा है, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है xy 6 3, मतलब देयरफॉर या हेंस द नंबर इज 63। यहां आपका सॉल्यूशन होगा खत्म, यहां होगा आपका सॉल्यूशन खत्म, ओके क्लियर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ओके। तो अब यहां पर ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के लिए चलिए बना देता हूं, x प्लस 2y 3 है, x प्लस 2y 3 है, x प्लस 2y 3 है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये एक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 8, 2x माइनस 3y प्लस 8, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है ना। तो हमने आपको क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि ग्राफ पे बनाने के लिए क्या मेथड चाहिए हमको, डब्बे मेथड, है ना। हमें डब्बे बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। तो चलो डब्बे बना दो डब्बे।
ये हमने पहले इक्वेशंस के लिए डब्बे बनाए, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ इतने ही बना रहा हूं, ठीक है। बहुत से टीचर्स आपको और भी ज्यादा कराते होंगे, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट से तो लाइन बनाई जा सकती है, तो हम 2 बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिखा यहां पर, यहां क्या लिख दिया, x, यहां y। चलो, तो जैसा मैंने आपको बोला था, इजी तरीका तो होता है 0 0 ले लेना, है ना। इजी तरीका क्या होता है, 0 0 ले लेना, लेकिन कभी कभी बिना जीरो के अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जिससे इजी हो जाए। तो यहां पर पहले इक्वेशन में हमें कुछ वैसा ही मिल रहा है कि आप y को 0 लेंगे तब बहुत इजीली आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। गुड, वेल एंड गुड, एक कोऑर्डिनेट मिल गया 3,0 मिल गया, ठीक है। लेकिन x को 0 लेने पे y अच्छा नहीं आ रहा है, x को 0 लेने पे y अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लें, हम y को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं क्या, y को थोड़ा दूर का कोई नंबर ले लो, हाँ, या माइनस में ले लो, -2 ले लो, -2, x को माइनस, y को -2 ले लो, y को -2 ले लो, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने हमने ले लिया y को -2, है ना। आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू -2 ये हो गया -4, -4 उधर जाएगा तो 3 + 4, 3 + 4 इज 7, 3 + 4 इज 7, ठीक है। तो आपके इधर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 7, -2, ठीक है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। वैसे ही दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी बना लिया हमने ये डब्बा, डब्बा बना लिया, ठीक है। डब्बा हमने बना लिया, यहाँ हमने एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर 0 लेने से फायदा है, बिल्कुल। x को 0 नहीं, y को 0 लेने पे तो फायदा है, y को 0 लेने में फायदा है, ठीक है। y को 0 लिया तो 2x + 8 = 0, तो 2x = -8 और x = -4, x = -4, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया -4, 0, ठीक है। अब x को क्या ले लें, x को ले लेते हैं अपन, x को ले लेते हैं -1, x को ले लो -1। जैसे ही आप -1 लेंगे तो ये क्या बनेगा, -2, तो 8 - 2 6, 6 उधर जाके -6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x को जब आपने लिया -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो वापस से मैं आपको समझा देता हूँ, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 6, -2 -6 + 8, ये 0 के बराबर आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। चलिए, तो अब हम काम करेंगे इन्हें ड्रॉ करने का, इनको ड्रॉ करने का। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमने लिया ये हुआ हमारा y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, ठीक है। ओके, तो अब मैं यूज करता हूं टूल्स, रूलर, ये आ गया मेरा स्केल। चलिए, तो स्केल से अब मैं करूंगा प्रॉपर, ठीक है। ये है मेरा ओरिजिन। अब हम पॉइंट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये हुआ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इधर ले आते हैं, इधर किसी भी एक पॉइंट पे रख दिया। यहाँ हमने माना 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये इधर इतना हो गया, ठीक है। रोटेट 270 डिग्री। ओके, मतलब कि मेरा ये लाइन भी सीधी नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है, तो इस लाइन को गायब कर दिया जाए, इस लाइन को गायब कर दिया जाए, इसे कर दिया जाए डिलीट। और अब क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, है ना। स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, कहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बना देते हैं। उप्स, ये है स्ट्रेट लाइन हमारा। वाइट कलर ले लिया हमने, वाइट कलर, और है वाइट कलर में है ये, और ये हमने लाइन सीधी बना दी, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, ये आपका क्या बन गया, y एक्सिस। अब इस पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। इस पर मार्किंग कर दी जाए, ठीक है। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ आ गया 1, 2, 3, 4। चलो, तो अब यहीं से अब मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ। पहला 3,0, 1, 2, 3, 3,0, ठीक है, मिल गया है हमें 3,0। 7, -2, 7, -2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, -2, तो घुमाते हैं इसे वापस। ये हमारा एकदम सीधा है ना, हाँ ठीक है, लगभग। ये भी पूरा सीधा नहीं है, कोई बात नहीं।
चलो चलेगा। तो 7 कॉमा -2 ये आया -2, ठीक है। इस पे जस्ट इसके नीचे चाहिए हमें, इसके नीचे, तो ये वाला है, यही पॉइंट होगा, है ना। ये आया सीधा -2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब इनसे बना दिया जाए लाइन, लाइन बना दी जाए। चलो बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। ये हो गया मेरा लाइन, ये हो गई मेरी लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया लाइन 3,0 7 -2 3,0 7 -2, फिर से बना दे रहा हूं, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, क्लियर, ओके, ये हो गया। चलो अब दूसरा -1,2 -1 ठीक है। हमारा पॉइंट कहाँ है, हमारा पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट, ये इस पॉइंट से जाना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। अब बनाता हूँ लाइन, अब बनाया जाए लाइन, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, ये आ गया, देखिए इसे सिलेक्ट करके ये खींच दिया हमने, ये लो, ठीक है, ये बन गया आपका, बन गया, ठीक है। ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या दिख रहा है आपको, देखिए क्या दिख रहा है, कैसा पॉइंट दिख रहा है, हाँ, ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, क्या ये इसके ऊपर है और ये यहाँ से यहाँ है, मतलब कि -1 और ये 2 1 2 3 4 5 ऐसा था ये। तो देखिए -1, -2 -1, -2 ये है आपका क्या, कोऑर्डिनेट्स या सॉल्यूशन। अब इसको क्या करते हैं, इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं। x + 2y = 3 है ना, नीचे 2x - 3y + 8 है। तो क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले, 2x है ना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 2x + 4y = 6। और दूसरा इक्वेशन दिख रहा है 2x - 3y = -8, है ना, +8 को हमने इधर भेज दिया। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये खत्म, 4 -3 ये हो गया, 6 -8 14, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब ये y की वैल्यू को कहीं पे ले जाके पुट कर दीजिए, पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए, x + 2 × 2 मतलब x + 4 = 3, तो x की वैल्यू -1 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, -1, 2, ठीक है। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल वे में सॉल्व करना दो गिवन लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, क्लियर। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बात बताता हूं आपको कि इसके और किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आपको ऐसे ही इक्वेशन दे के ये पूछ सकता है कि बताओ ये दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ मिला के जो शेप बना रहे हैं उसका एरिया क्या है, उसका एरिया क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्या ये मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्या ये मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं, दो लाइंस और एक्स एक्सिस मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या इसका एरिया आप बता सकते हैं, इसका एरिया बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। बेस कितना यूनिट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट का बेस है। हाइट कितना है, हाइट 2 यूनिट का है ना, है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको बोले ये दो लाइन विथ वाई एक्सिस जो शेप बना रहे हैं उसका एरिया बताओ, तो अगेन क्या ये फिर यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल यहाँ भी बन रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर, यहाँ कितना है, तो यहाँ के लिए आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास है नहीं, लेकिन अगेन ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। इस लाइन को देखिए, ये y एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है और y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x जीरो होता है ना, x जीरो होता है। तो इस वाले लाइन में x जीरो कर देंगे तो y की वैल्यू 3/2, मतलब ये वाली पॉइंट है 1.5, ये है 1.5। वैसे ये वाली लाइन, ये इक्वेशन है। अगेन इसमें x को जीरो कर दो, x को जीरो कर दो, x को जीरो कर दोगे तो क्या मिलेगा, 8/3, 8/3, 8/3 कितना होता है, 8/3 कितना होता है 2.666, ये चलते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस बनेगा बेस, हाइट बनेगा क्या 1 यूनिट। इस तरह से आप एरियाज निकालते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन में ऐसे सवाल की पॉसिबिलिटी भी बनती है, ठीक है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये ऐसा था, ऐसा था, ठीक है, चलो अब आ गए हैं अगले वर्ड प्रॉब्लम में। प्लेसेस A and B are 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन एन हाईवे, ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction,
at different speeds, they meet in 9 hours. They meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speeds as before, they meet in an hour. An hour मतलब 1 घंटे में. What are the speeds of the two cars? है ना, speed of two cars. चलिए फिर बना दिया जाए, है ना. क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि एक हाईवे है, ठीक है. कितना किलोमीटर, 180 किलोमीटर, है ना. दिस इज 180 किलोमीटर, ठीक है. नाम क्या क्या पॉइंट्स के, ए और बी, ठीक है. ये ए और बी, ठीक है. आपको बोला जा रहा है दो केसेस हैं. एक केस में दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं और दूसरा केस है जब दोनों आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है. ओके, एक केस है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरा केस है जब दोनों आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है. ओके, अब आप बताइए अगर सेम डायरेक्शन में जाके भी ए और बी, सॉरी जो दो भी कार है, ए और बी तो पॉइंट्स के नाम है, जो भी दो चीजें, दो कारें जा रही है वो अगर मिलने वाले, मतलब ये जो पीछे है ये ज्यादा तेजी से चल रहा होगा तभी जाके मिलेगा ना, है ना, पीछा करते करते, ठीक है. क्लियर. तो चलिए कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ दिस कार, ठीक है. इसको स्पीड को मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. इसकी स्पीड को मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर. यहां भी स्पीड वैसे ही रहेगी, y किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो क्या हो रहा है, पहले केस में मान लेते हैं कि ये दोनों कहीं यहां पर आके मिले. इसी के सीधा में बात कर लेते हैं, है ना. लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है. यहां पे कहीं पे मिले, दिस इज सी पॉइंट, है ना. ये क्या है, मीटिंग पॉइंट, ठीक है. तो अब आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है. और यहाँ के लिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ के लिए भी एक कलर से बना लेते हैं कि ये हुआ और ये हुआ, ठीक है. ओके, चलो. तो आपको क्या पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही होता है स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम. अब देखिए पहला केस, पहले कार को पॉइंट ए से सी पहुंचने के लिए 9 घंटे लग रहे हैं, है ना. पहला केस 1 क्या है, 9 आवर्स मीटिंग टाइम क्या है, 9 आवर्स. ये है केस 2, है ना. 1 आवर में मीटिंग टाइम हो रही है, 1 घंटे में मिल जा रहे हैं, ठीक है. तो आप क्या बोलेंगे, अगर पहले कार ने इस स्पीड से 9 घंटे ट्रेवल किया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलेंगे 9x, है ना. 9x यहां से लेकर पूरा यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी, है ना. और b ने यहां से यहां तक कितना देर में ट्रेवल किया है, अगेन 9 घंटे, तो इसका क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y. बस यहीं से आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन. तो आप क्या बोलेंगे, पहला इक्वेशन क्या बना, आपको क्या दिख रहा है, पूरा 9x में से 9y घटा देने पे क्या 180 किलोमीटर बचेगा. देखो पूरा 9x में से 9y घटा दो तो 180 बचा, इसमें से 9 कॉमन आके उधर चला जाएगा तो 20 मिल जाएगा. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, पहला इक्वेशन. दूसरा केस देखिए, दूसरा केस 1 घंटे का हो रहा है. तो अगेन सेम लॉजिक, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम. इस स्पीड से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, x इंटू वन, है ना, x इंटू वन. तो आप क्या बोलेंगे, x इंटू वन x. यहां से यहां पहुंचने में भी 1 घंटा लगा है ना, यहां से यहां पहुंचने में भी 1 घंटा लगा है, ठीक है. तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल हो गया, y. दोनों को ऐड करने पे क्या 180 किलोमीटर ही आएगा. दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या उनका सम 180 ही आएगा, बिल्कुल 180 आएगा, है ना. ये हो गया दूसरा इक्वेशन, खत्म हो गया. अब आप एलिमिनेट कीजिए, है ना. 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है. 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा सीधा, 2x इज इक्वल्स टू 200. तो x की वैल्यू आ गई क्या, 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या था हमारा, स्पीड. और x की वैल्यू ये आई है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, है ना. 80 किलोमीटर पर आवर. खत्म हो गया सवाल, ठीक है. सवाल हो गया खत्म, सवाल होता है खत्म. चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है. अगले सवाल की ओर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 रुपया, find their monthly आय, है ना, आय, ठीक है. इनकम बतानी है उनकी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटने पे ही तो सेविंग होती है ना. इनकम में से एक्सपेंडिचर, खर्चे हटाने के बाद जो बचा वही तो सेविंग है ना.
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज व्हाट, सेविंग। तो हमें दोनों के इनकम नहीं बताए हैं, वही हमें निकालने हैं, वही हमें निकालने हैं, ठीक है। हमें दोनों के एक्सपेंडिचर भी नहीं बताए हैं, ठीक है, हमें दोनों के एक्सपेंडिचर भी नहीं बताए, लेकिन दोनों ही बातें हमें रेशियो के फॉर्म में दी है और हमें यह बताया है कि दोनों बचा कितना लेते हैं पैसा, 2000 रुपया बचा लेते हैं। तो 9:7 4:3, 9:7 4:3। चलिए देखिए, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, लेट द इनकम्स, क्योंकि 9:7 है, 9:7 है, तो आप इनकम को क्या बोल सकते हैं, 9x एंड 7x, ठीक है, ये बोल सकते हैं 9x एंड 7x, ठीक है। हमने y क्यों नहीं लिखा है, x क्यों लिखा है, भाई रेशियो है ना, रेशियो में सेम ही क्वांटिटी तो रही होगी, तभी तो वो कट के 9:7 बचा है ना। ये ऐसा रहा होगा ना, ओरिजिनल जो भी वैल्यूज थे उसमें से ये कॉमन पार्ट था, ये कट गया, तभी तो 9:7 बचा है, ठीक है, क्लियर, ओके, है ना। तो ये 9:7 हो गया दोनों के इनकम का रेशियो, तो हमने 9x 7x इनकम मान लिए। एक्सपेंडिचर को 4y 3y मान लीजिए, 4y 3y मान लीजिए, है ना, एक्सपेंडिचर को 4y 3y, है ना, एंड एक्सपेंडिचर्स भी 4y 3y। इसको भी x x मत मान लीजिएगा, है ना, इसको भी x और x मत मान लीजिएगा, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। हमको थोड़ी पता है कि ये सेम क्वांटिटीज ही कैंसिल आउट हुई है क्या, वो तो हमें पता नहीं है ना, ठीक है। तो x और x मत मान लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरी बात क्या दी हुई है, सेविंग्स। तो सेविंग्स कितना दिया है, 2000 रुपीज। सो आप बोलेंगे वी नो, हमें क्या पता है कि इनकम, या लिख देते हैं एक बार, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यही सेविंग होता है, यही सेविंग्स होता है। तो कर दीजिए 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड यहां 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका पहला और दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, ओके। 4:3 था, 9:7 था, 4:3 9:7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगेन जो मेथड आपको पसंद हो उस मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन पसंद है आप सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, एलिमिनेशन पसंद है तो एलिमिनेशन से कीजिए, ठीक है। मैं एलिमिनेशन से करने की कोशिश करता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम y को करेंगे एलिमिनेट, तो हम कर रहे हैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई और इधर कर रहे हैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या बन रहा है, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000 और यहाँ 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000, ठीक है। ये आपका थर्ड और फोर्थ बन गया, ठीक है। अब देखिए कितना इजी हो गया, सीधा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कीजिए, 28 माइनस 27 इज डायरेक्टली x, इज डायरेक्टली x, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2000, 2000, ठीक है, 2000। अब बहुत से लोग यहीं पे लाके छोड़ देंगे कि यही हमारा क्या है आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं, हमें क्या पूछा है, दोनों के इनकम पूछा है। तो उनके इनकम्स क्या थे, 9x एंड 7x, तो आप बोलेंगे देयरफॉर इनकम्स, उनके इनकम्स कितने हैं, 9 इंटू 2000 18,000 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां आपका आंसर होता है खत्म, ठीक है। ये दो आपके हैं आंसर, ये दो आपके आंसर है, ये और ये वैल्यू, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इनकम ही पूछा था ना, यस। नेक्स्ट सवाल, अ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। A fraction becomes 3/4 if 2 is added to the numerator and 1 is added to the denominator. If 2 is subtracted from the numerator and 1 is subtracted from denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. ठीक है, इजी सा है, ठीक है। कुछ एक आध दो सवाल मैं और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ना मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस फ्रेम करके दूंगा, सॉल्व आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेथड सीखना जानना ही इंपॉर्टेंट था और उसके बाद अब आपको इक्वेशंस फ्रेम कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो 2 is added to numerator, 1 is added to denominator, it becomes 3/4, 3/4। तो सबसे पहले आप बोलेंगे लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 कब, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4
कब 3/4 बनता है वो? जब 2 न्यूमरेटर में ऐड होता है और 1 डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में ऐड होता है और 1 डिनोमिनेटर में। तो देखो न्यूमरेटर x था उसमें 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर y था उसमें 1 ऐड किया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 5। पहला सिंप्लीफाइड इक्वेशन सॉरी, पहला सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरे में क्या बोला है कि अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, तो वो 1/2 बन जाएगा। क्या करेंगे तो 1/2 बन जाएगा भाई। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना। 2 और 1 की ही कहानी है, इस बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इस बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x 4 y 1, 2x माइनस y ये उधर चला जाएगा, प्लस 4 4 माइनस 1 3, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। क्या आ गया? दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को फिर, क्योंकि मैं एलिमिनेशन लगाने वाला हूं, ठीक है, मैं एलिमिनेशन लगाने वाला हूं, तो अगेन इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया ये 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। ये माइनस ये 2x, ये खत्म, इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होता है 14। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, 7। x की वैल्यू 7 आ गई तो देयरफॉर y कहीं पे भी पुट कर लो। कहाँ पुट करें? ईजी वाला कहाँ है? ईजी ईजी ईजी, ये ईजी है क्या? ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 14 माइनस 3 11 आ जाएगा। ठीक है, 11। तो आपका आंसर क्या है? देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना? ये है 7/11। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लें कि यही आंसर है या नहीं, चेक कर लें। तो देखो क्या बोला था, अगर न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में 2 तो 9, डिनोमिनेटर में 1, 9/12, 9/12 क्या 9/12 3/4 ही होता है ना? बिल्कुल। फिर 2 माइनस कर दें तो ये 5, 5/10, 5/10 1/2 होता है। वेरीफाइड है ना, तुरंत वेरिफिकेशन भी हो गया कि हमने सही बनाया है ना, हमने सही बनाया है ना। मैं तो इधर ही गायब हो जा रहा हूँ, है ना, यहाँ से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, फिर से वही 2 डिजिट वाला नंबर है, तो क्या सिखाया मैंने? 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अब यही सारी वो बातें हैं जिसकी वजह से ये मॉडरेट पे आता है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता इतना क्या क्या लिख दिया। ठीक है, चलो कुछ नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले अगेन लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, यही लिखेंगे आप। नंबर को क्या मान लिया हमने? 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट हमारे x और y ही है, इसका सम 9 दिया हुआ है, इसका सम 9 दिया हुआ है। पहला इक्वेशन बन के तैयार है, फिर क्या बोला है? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, फिर से देखो इज का मतलब इज इक्वल टू 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर। तो आपने क्या बोला? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस। अब आएगा 2 इंटू ट्वाइस, है ना, मोर नहीं बोला इस बार, ट्वाइस बोला है, तो 2 इंटू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो 10y प्लस x, खत्म। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, इस तरफ बुला लीजिए सबको। ठीक है, 90 माइनस 2x सीधा लिख दूं क्या? 88x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर उधर ही भेज दीजिए, और तो आपको 8x इक्वल्स टू वाई दिखेगा, 8x इज इक्वल्स टू वाई। तो देखिए यहाँ पर सीधा
यहाँ तो आप सीधा सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में तैयार कर ही दिए, y की तो सीधा सीधा वैल्यू मिल गई 8x, है ना, y की सीधा सीधा वैल्यू मिल गई है 8x, ले जाके पुट कर दीजिए, ले जाके पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 1, तो x प्लस y है, y की जगह 8x इज इक्वल्स टू 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू 1 है तो y क्या है 8x, तो y क्या हो गया 8, तो नंबर क्या हुआ, देयरफॉर नंबर है हमारा 18, नंबर क्या है 18, नंबर है 18, ठीक है। अगेन इसे भी तुरंत चेक कर सकते हैं, है ना, तुरंत चेक कर सकते हैं। क्या सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम 9 है, बिल्कुल 9 है ना। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या ये नंबर इसको पलटने के बाद पलट देने पे ऐसा हो जाएगा, क्या इसके डबल के बराबर है, क्या इसके डबल के बराबर है, तो आप कुछ मत कीजिए, प्रोडक्ट भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे चेक कर लीजिए। 18 क्या होता है 2 इंटू 9, यहाँ पे भी देखिए 81 क्या होता है दोनों बराबर, हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई, है ना, ठीक है, हो गया वेरीफाई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगेन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 66, अब इस बार डिफरेंस बोल दिया है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ओ ओ ओ ओके, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है, 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा है पता है, क्योंकि इफ द डिफरेंस बोल दिया है 2, डिफरेंस 2 है, तो आप x माइनस वाई भी लिख सकते हैं और y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आपके पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, ऐसे 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ओके, 2 नंबर आ जाएंगे। चलिए जो अगला सवाल है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये तो डिलीटेड टॉपिक का होगा, ये तो डिलीटेड टॉपिक का होगा, लेकिन नहीं, इसे भी हम अभी देखिए एलिमिनेशन मेथड से बना देंगे, ठीक है, ये अभी हम एलिमिनेशन मेथड से बना देंगे, यही बना दूं, इतने ही जगह में बन जाएगा ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है 9/√y, 9/√y, क्या इसे भी मैं 9/√y नहीं बना सकता, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 6/√x प्लस 9/√y इज इक्वल्स टू 6, यही बनेगा। अब देखो कितना प्यारा, प्लस में ये माइनस में ये, मतलब दोनों को ऐड करने पे खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये तो खत्म, ये और ये तो खत्म, ये दोनों ऐड होंगे तो 6 और 4 ऐड होके 10/√x, 6 और 4 ऐड होके 10/√x, और इधर 6 माइनस 1 होके 5, 6 माइनस 1 होके 5, तो √x इधर 5 इधर, तो √x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, √x अगर 2 लिखा है तो वो x को √2 लिख देते हैं, x को √2 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, यहां से रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे ये 4 आएगा, स्क्वायर करने पे ये क्या आएगा 4 आएगा, तो ये है आपका x का वैल्यू, ठीक है, ये क्या है आपका x का वैल्यू, ठीक है, इसे आप ले जाके कहीं पे भी पुट कर दीजिए, यही ऊपर वाले में पुट कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो जैसे आप x के जगह यहाँ 4 रखेंगे तो √4 इज 2, 2/2 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1, तो करके दिखा देता हूं, 2/√4 प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, ये 2/2 बनेगा, मतलब 1 प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, ये 1 इधर आ जाएगा तो 3/√y इज इक्वल्स टू 1, तो √y की वैल्यू क्या आ गई, √y की वैल्यू 3 आ गई, √y इज इक्वल्स टू 3, तो अगेन सेम यहाँ भी आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर, रूट मत ले लीजिएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 9, तो ठीक है, भले ही अब क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि डिलीटेड टॉपिक का है, लेकिन स्टिल एलिमिनेशन मेथड से ये हो गया सॉल्व, ठीक है, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर, कब, इफ इट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर, ठीक है, ओके, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 4। चलो, तो ओरिजिनल एरिया आपको बताना पड़ेगा, फाइंड द डायमेंशन, ओके, जो पूछा है वहीं से शुरुआत होती है, जो पूछा है वहीं से शुरुआत होती है ना, तो लेट द डायमेंशंस बी, यूनिट क्या चल रही है, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर चल रही है, तो हम भी
x मीटर एंड y मीटर बोल देते हैं, है ना, या लेंथ और ब्रेथ ऐसा करके भी लिख सकते हो आप, लेट द लेंथ बी x मीटर, ब्रेथ भी y मीटर, है ना, तो वैसा ही लिख दूं क्या, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ y मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये पहली बता देता हूं, लेंथ और ब्रेथ x और y है, तो एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, एरिया x इंटू वाई हुआ ना, एरिया x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 160 व्हेन 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 लेंथ के साथ क्या हो रहा है और ब्रेथ के साथ क्या हो रहा है, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5, ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4, प्लस 5 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 4, यहां हो रहा है प्रोडक्ट, है ना। बोला जा रहा है जब लेंथ को 5 बढ़ाया, ब्रेथ को 4 रिड्यूस कर दिया, तो एरिया इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे यहां पे कौन सा लीनियर इक्वेशन, ये तो प्रोडक्ट में आ गया, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में आ गया है तो गायब भी हो जाएगा, x इंटू वाई, देखो ये भी तो बन गया, माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 160, देखो ये और ये हो गए कैंसिल, हो गए ना कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस 4x प्लस 5y, उसको वहां भेज दीजिए, प्लस 20 मतलब माइनस 140, सबका साइन बदल दो, 4x माइनस 5y 140, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में अगेन कुछ चेंज कर रहे होंगे, है ना, तो फिर से मैं x और y लिख देता हूं पहले ही, और फिर एरिया के साथ क्या हो रहा है, लेट्स सी। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, मतलब माइनस 10 प्लस 2, माइनस 10 प्लस 2 होने पे 100 मीटर स्क्वायर, माइनस 10 प्लस 2, माइनस 10 प्लस 2, माइनस 10 प्लस 2 करने पे ये कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 100 से डिक्रीज हो जा रहा है ना, 100 से डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, 100 से डिक्रीज हो जा रहा है दोनों में। अब आपको डायमेंशन बताने हैं, चलिए खत्म हो गया, इसको अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको दो इक्वेशंस बना के बता दिए, ठीक है, एक्स वाई 2x माइनस 10y माइनस का 20, एक्स वाई माइनस 100, ये और ये हो गए कैंसिल, तो 2x माइनस 10y, ये उधर जाके क्या होगा प्लस, तो माइनस का 80, माइनस का 80 मतलब सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल, तो थोड़ा रिड्यूस कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, है ना, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 40, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो जाएगा तुरंत का तुरंत, है ना, ये देखो दोनों में 5y आ गया है, दोनों में 5y आ गया, अब तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, 4x माइनस एक्स कर दीजिए, दोनों को 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 60 है, तो ऐसे ही निकल गया, चलो आगे आपके लिए होमवर्क है, लेकिन ये निकल गया है, ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। If 16 is subtracted from twice the greater of two positive numbers, the result is half the other number, ठीक है, word problem. If 1 is subtracted from half the greater number, the result is still half the other number. Find the two numbers, ठीक है, find the two numbers, ठीक है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ इक्वेशन ही बनाने हैं, यही बना देता हूं, ठीक है, यही बना देता हूं। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, है ना, x और y मान लेते हैं, ठीक है, और हम x को ग्रेटर मान लेते हैं, x को ग्रेटर मान लेते हैं। तो बोला है इफ 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, तो सबसे पहले किया ट्वाइस ऑफ ग्रेटर, उसमें से किया 16 को सब्ट्रैक्ट, उसमें से किया 16 को सब्ट्रैक्ट, ट्वाइस द ग्रेटर 16 सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर, मतलब इसका आधा, इसका आधा, ठीक है, ओके, इसका आधा कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इधर गया पूरा, तो 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू वाई, या फिर 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32, ये बन गया पहला इक्वेशन, बन गया पहला इक्वेशन, बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा केस, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, तो इस बार हाफ द ग्रेटर नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर हाफ द ग्रेटर नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर, अभी भी ये y बाय 2 ही है, अभी भी ये y बाय 2 ही है, फिर से कर लो, तो x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई बाय 2, यहाँ का 2 कैंसिल है, तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आपका
दूसरा इक्वेशन बन गया, आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। फिर से इजी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस वाई दिख रहा है। 4x माइनस एक्स 3x, 32 माइनस 2 30, x की वैल्यू 10 आ गई, है ना। इजी 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 पीजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल, फाइंड वेदर फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आप समझ गए, देखिए 1/2 है ना, 1/2 होगा ये, लेकिन ये -1/2 मतलब कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कितने सवाल हैं वैसे एक बार देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ बाबा रे 13 सवाल हैं और। ठीक है, लेट्स सी, कुछ स्किप करना पड़ेगा, आप लोग को देना पड़ेगा होमवर्क। चलिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 4 बैट्स एंड 1 बॉल फॉर 2050 रुपीज, मतलब कि 4 बैट और 1 बॉल मिला के इतने रुपए का मिला। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स फॉर इतना, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो, जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो कि एक्स वाई, ये मतलब हमें एज्यूम किससे करना है ना, किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल ही निकालो, तो वही क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, है ना, वही क्या हो जाएंगे आपके, एक्स और वाई हो जाएंगे। तो आप यहीं पे इसको बोल दो कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एक्स रुपीज और ईच बॉल वाई रुपीज, ईच बॉल वाई रुपीज। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो 4 बैट का 4x, एक बॉल का कॉस्ट वाई है, तो यही इसमें ऐड हो गया, और कितना बना टोटल अमाउंट 2050, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 3 बैट, तो एक बैट का x, 3 बैट का 3x। ठीक है, बॉल कितने लिए हैं, 2 बॉल लिए हैं इस बार, तो 2y, पैसा कितना लगा 1600। ठीक है, 1600 लगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। अगेन ये जज करता है, ये चेक करता है आपका कि आपको लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं, जो बोल रहा है। देखो क्या लिखा है कि एक फिक्स्ड चार्ज है जो फर्स्ट 3 डे के लिए लगता है, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, 3 दिन के लिए क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, और एडिशनल चार्ज उसके बाद लगता है, देयर आफ्टर, उसके बाद लगता है। मतलब कि अगर फिक्स्ड चार्ज को मैं एक्स रुपीज मानूं और एडिशनल चार्ज को अगर मैं वाई मानूं, तो अगर किसी ने 1 दिन के लिए बुक लिया होगा तो भी उसको एक्स रुपए पड़ेगा, किसी ने 2 दिन के लिए लिया होगा तो भी एक्स रुपीज पड़ेगा, किसी ने 3 दिन के लिए लिया होगा तो भी एक्स पड़ेगा। लेकिन जैसे ही किसी ने 4 दिन के लिए लिया होगा, एक्स प्लस वाई पड़ेगा, किसी ने 5 दिन के लिए लिया होगा, एक्स प्लस 2y पड़ेगा। कुछ ऐसा है सवाल। ठीक है, ओके, तो वैसे ही अब आप समझ गए। 7 डेज के लिए कितना पड़ेगा, 7 डेज के लिए कितना पड़ेगा, मैंने 5 दिन के लिए एक्स प्लस 2y बोला, तो 6 दिन एक्स प्लस 3y, 7 डेज एक्स प्लस 4y। ठीक है, एक्स प्लस 4y, है ना। तो ये बेसिकली आ कैसे रहा है कि 7 दिन के लिए बुक यूज कर रही है, लेकिन 7 में से 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बचा कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन के लिए हर दिन वाई ऐसा लगेगा। तो पहला केस के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट क्या बनेगा, x प्लस 4y, ये है 27 रुपया। ठीक है, ये सरिता के लिए। और सूजी के लिए क्या है, उसने 5 दिन बुक यूज किया, तो उसको भी एक फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन अब उसे एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज 2 दिन के लिए लगेगा, है ना, 2 दिन के लिए लगेगा, और इसका अमाउंट बना 21 रुपए। ठीक है, तो अब आपको फिक्स्ड चार्ज मतलब एक्स बताना है, एंड चार्ज फॉर ईच डे बताना है, वाई बताना है। ठीक है, फिर से इजीली सॉल्व, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, क्या आया, वाई की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू 3 आ गई, हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। पूरा का पूरा सेम सवाल है जैसा हाईवे वाला था। ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी है, दे स्टार्ट वॉकिंग सेम टाइम, इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 hours, है ना, इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, है ना, इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 8 hours। ठीक है, तो दोनों की स्पीड बताओ, पूरा सेम सवाल, आगे बढ़ रहे हैं। अगला, 2 डिजिट नंबर इज, तो पहली बात 2 डिजिट नंबर को क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इज मतलब इज इक्वल टू
7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये पहला इक्वेशन देगा। फिर द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, ठीक है। तो कर चुके हैं बार बार, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, पहला इक्वेशन। फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 18 लेस देन का मतलब 18 माइनस मत कर दीजिएगा, 18 लेस देन मतलब कि माइनस 18 है ना, माइनस 18 कम हो रहा है, 18 से कुछ कम नहीं करना है, 18 कम हो रहा है। तो लेस देन गिवन नंबर, तो गिवन नंबर क्या है 10x प्लस y, इसमें से 18 माइनस, ये आएगा इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए दो लाइन का इतना सा है, लेकिन आपका इक्वेशन बनाने में करता है बच्चों को परेशान, ठीक है। फिर से फ्रैक्शन का आ गया, 1/3 बनता है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबीना, शी वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपया, सबको 2000 रुपये चाहिए क्या। शी रिसीव्ड 50 एंड 100 रुपी नोट्स, ठीक है। तो सबीना को अगर टोटल 25 नोट मिले हैं, जिनमें से कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, तो यही पूछ रहा है कि कितने 50 के नोट मिले हैं, कितने 100 के नोट मिले। तो पहला इक्वेशन तो देखो यही मिल गया, टोटल उसको 25 नोट मिले, है ना, टोटल उसको 25 नोट मिले। अगर मैं ये कह लूं कि 50 के उसको x नंबर ऑफ नोट्स मिले, x नंबर ऑफ नोट्स मिले हैं 50 के, है ना, x नोट्स मिले हैं 50 के और y नोट्स मिले हैं 100 के, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो यही आ गया, क्या, x प्लस वाई क्या हो गया 25, ठीक है, x प्लस वाई क्या हो गया 25। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन अमाउंट के बारे में बनेगा, क्या, कि अगर x के 50 नोट हैं तो कितना रुपया हो गया 50x, है ना, x के 50 नोट नहीं, सॉरी 50 के x नोट्स हैं ठीक है, बोलते ऐसा हो जाता है। 50 के x नोट्स हैं तो 50x, ठीक है। वैसे ही 100 के y नोट्स हैं तो कितना हो गया पैसा 100y, दोनों का सम, पैसा कितना निकालने गई थी वो 2000, ये बन गया आपका इक्वेशन। फिर से दोनों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बताइएगा जरूर आपको कौन सा मेथड पसंद है। मेरा पर्सनल इज एलिमिनेशन, ठीक है। चलो ये एज वाला एक सवाल आ गया, और एक ये वाला सवाल मैं आपको बताता हूं जो आपको याद ही रखना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला ये है, तो चलिए। 5 years ago अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। लेट द एज ऑफ अमित की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया, ठीक है। चलो थोड़ा कलर चेंज किया जाए, बलजीत की एज को y ईयर्स मान लिया, ठीक है। तो आप देखिए कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अमित भी जाएगा ना 5 साल पहले, और बलजीत भी जाएगा 5 साल पहले, कोई एक थोड़ी जाएगा, दोनों ही जाएंगे ना 5 साल पहले, ठीक है। तो बोला जा रहा है 5 साल पहले अमित वॉज, देखो क्या बोला था मैंने, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए सबका मतलब इक्वल टू है। तो अमित वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत, थ्राइस मतलब 3 गुना, ठीक है। तो ये कर दिया 3 गुना। इसी में गलती कैसे करते हैं बच्चे कि वो सिर्फ 3y लिख देते हैं, बलजीत को प्रेजेंट में रखते हैं, बलजीत को 5 साल पहले नहीं भेजते, लेकिन जाएगा ना वो भी, है ना, ठीक है। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 3y माइनस 15, है ना, सिंप्लीफाई कर लेने का, ठीक। फिर अगला है 10 years हेंस का मतलब बाद में, तो 10 साल बाद, अगेन यहां भी 10 साल बाद भी होगा, तो दोनों ही 10 साल आगे जाएंगे। तो पहले ही यहां x प्लस 10 y प्लस 10 लिख दिया, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अमित शैल, देखो फिर एक अगला हेल्पिंग वर्ब शैल, अमित शैल, तो फिर से लग गया इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 गुना, क्या बन गया x प्लस 10 2y प्लस 20 बन गया 2 इक्वेशन। सॉल्व करेंगे दोनों का एज आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे दोनों का एज आ जाएगा, आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल अब आप याद रखिएगा, है ना, इनके बदले कोई भी नंबर हो सकता है, और ऐसी बड़े बड़े नंबर हों तो क्या करना होता है, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, क्या पैटर्न है मैं जस्ट इसके नीचे लिख के आपको बता देता हूं। 49x प्लस 51y 499 लिखा है, और यहां है 51x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 501। तो आपको ये दिख रहा है कि यहां जो कोफिशिएंट था वो इधर है, और यहां जो कोफिशिएंट था वो इधर है ना। जब कभी भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे, है ना, ऐसा और ऐसा पैटर्न दिखाई दे, तो कुछ नहीं करना होता, एक बार दोनों को ऐड करना है,
दोनों इक्वेशन को और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करना है। इससे आपको एक दो नए इक्वेशन मिलेंगे, दो नए इक्वेशन जो सिंपलर होंगे, जो थोड़े सिंपलर होंगे। कर दो दोनों को ऐड, दोनों को एक बार ऐड कर दो। क्या आएगा, ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा, 100 बनेगा, 100x। ये ऐड होके क्या बनेगा, 100y। ऐसे ही बनेगा ना, देख लो ऐसे ही बनेगा। वैसे ही ये दो ऐड होके क्या बनेगा बताओ, ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा, 500 500 1000 बनेगा, है ना। तो सीधा आपका एक सिंपल इक्वेशन क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। 10 आ गया, है कि नहीं, आ गया कि नहीं, है ना, बिल्कुल आ गया। अब एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो 51 माइनस 49, 51 माइनस 49, 2x, 2x। इधर 49 माइनस 51 माइनस 2y। यहां पे 501 माइनस 499, 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। खत्म हो गया है सवाल, खत्म हो गया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू डालते ही y मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है या नहीं बताइएगा, है ना, ठीक है, ओके। चलो ठीक, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 11। तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 5.5, 5.5। तो 5.5 माइनस 1, 4.5, 5.5 एंड 4.5, ये आंसर है आपका, ठीक है। 5.5 एंड 4.5। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये ओके ओके ओके, वी आर अबाउट टू फिनिश। चलिए ये दो सवाल लग रहे हैं कुछ अच्छे होंगे क्या, बिल्कुल ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय इतना, इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर। फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है। तो अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक जो कुछ भी सॉल्व कर रहे थे वहां पे दो दो चीजें पूछा था, और दो दो चीजें पूछता भी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, x और y, दो दो चीजें होती है। अब यहाँ एक चीज पूछा है, तो ये जब सवाल एग्जाम में आ जाता है तो लगता है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, लेकिन नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन का सवाल है। लीनियर इक्वेशन में अगेन, और आपको पूछा भी दो ही चीजें, ठीक है, लेकिन परोसा है कैसा, एक चीज पूछा है। जैसे मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूं, क्या यहाँ पे स्पीड और टाइम का जिक्र हो रहा है, स्पीड और टाइम का जिक्र हो रहा है। और क्या हमें मालूम है कि स्पीड ही डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा ना, स्पीड इनटू टाइम होगा। बेसिकली यही आपका x और y है। आपको स्पीड को, ओरिजिनल जो स्पीड है, यूजुअल स्पीड, उसे x मानना है, यूजुअल टाइम को y मानना है। जब x और y निकल जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा सवाल बना है ये लीनियर इक्वेशन का ही सवाल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ही सवाल है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो ट्रेन की स्पीड अगर इतना ज्यादा होती तो 4 घंटे कम लगते, 4 घंटे कम लगते। चलो तो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग क्या होगा कि लेट द यूजुअल स्पीड को क्या मान लो, x किलोमीटर पर आवर, और यूजुअल टाइम को क्या मान लो, t आवर्स, या y लिखना चाहते हो तो y भी मान सकते हो, है ना, y लिखना चाहते हो तो y आवर्स भी मान सकते हो। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, क्या बोलेंगे आप, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हुआ एक्स वाई किलोमीटर, डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स वाई किलोमीटर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो समय 4 घंटा कम लगता, तो समय 4 घंटा कम लगता, है ना। स्पीड अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो समय 4 घंटा कम लगता। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना, डिस्टेंस तो अभी भी वही कवर करना है ना, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए तो अभी भी मैं स्पीड इनटू टाइम ही कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम गिव्स व्हाट, डिस्टेंस, है ना। तो सेम ही डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह ही जाएगा, बस वो स्पीड बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, इतना है। तो इसको किया x इंटू वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये कैंसिल हो गया, सबको उधर भेज दो, मतलब ये दोनों को उधर भेज दो, इसको यहीं रहने दो। तो 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 24, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से सबको रिड्यूस कर दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू
2 से किया है तो -12। ये आ गया आपका पहला सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ठीक है, 6 और 4 ही था ना कि मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है? 6 और 4, हाँ ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अब 6 घंटे से स्लो चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम हो गई, तो 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर स्पीड कम कर दी जाए तो टाइम में टी लिख दे रहा हूँ बार बार, टाइम 6 घंटे ज़्यादा लग जाएगा वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस का 36 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फिर से ये कैंसिल, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36, पूरे में से 6 कॉमन, तो x माइनस वाई की वैल्यू 6। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब बहुत इजी है, सॉल्व कर दीजिए। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या 18। ये आ गया थर्ड। अब आपको दिख रहा है किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, 3 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 3x माइनस 2x x, 18 माइनस ऑफ -12, माइनस ऑफ -12 मतलब +12, 18 + 12 30। क्या यही हमारा स्पीड है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन यूजुअली चलती है, यूजुअली। तो ये आ गया आपका स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, किस इक्वेशन में पुट करें? ईजी वाला कौन सा है? यही तो है ईजी, है ना। तो ईजी क्या है, x माइनस 6 ही y की वैल्यू है, तो y आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, 30 माइनस 6 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, y आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स। कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि ये आंसर्स जाने पहचाने तो लग नहीं रहे हैं, जाने पहचाने लग नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, नहीं लग रहे हैं कोई बात नहीं, फिर भी हम निकाल तो यही रहे हैं। ठीक है, हमें ये दोनों जो पूछा ही नहीं, हमें क्या पूछा एंड में, लेंथ पूछा है। तो लेंथ क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज x इंटू वाई, मतलब 24 इंटू 30, 24 इंटू 30 कितना होता है, 24 इंटू 30, 4 3 12, 3 2 7 20 किलोमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है, जैसा हमने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग तो यही है। अब मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या क्या बोला था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा तो 4 घंटे कम, +6 -4, +6 -4 बिल्कुल, फिर -6 +6 -6 +6 -6 ठीक है। और हमने कैलकुलेशन भी कुछ गड़बड़ नहीं किया है, कुछ गड़बड़ -4x + 6y -24। ठीक है, सबका साइन चेंज किया, 4x 6y, ठीक है, ओके सही है, सही है, 2x सही है, ठीक है, ओके सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल। अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, थे आवाज आ रही, हाँ। He divided them into 2 lots, lot A and lot B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate and got a total of 400. If he had sold the first lot at the rate of 1 per chocolate and second at the rate this, his total collection would have been itna. Find the number of chocolates he had. Okay, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं लॉट ए में x नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, लॉट बी में y नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, है ना। लॉट ए में x नंबर ऑफ चॉकलेट हैं, b में y नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। चलो करते हैं, ठीक है। लेट x नंबर ऑफ चॉकोलेट्स इन लॉट ए एंड वैसे ही y नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी। ठीक है, x नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं लॉट ए में और उसमें y। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें एक चॉकलेट का प्राइस चाहिए। एक चॉकलेट का प्राइस इज 2/3 और इधर एक चॉकलेट का प्राइस इज 4/5, 2/3 एंड 4/5। चलिए, तो ये है 2/3 और ये क्या है 4/5, है ना। अब बनाते हैं इक्वेशन। तो हमने क्या बोला, 2x/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 400। तो क्वेश्चन क्या बना, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200। ये बना पहला इक्वेशन, ये बना पहला इक्वेशन। यहाँ क्या इक्वेशन बन रहा है, x प्लस 4y/5 इज इक्वल्स टू 460। यहाँ क्या इक्वेशन बना, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू ये इंटू 5, 0 5 6 30, ये 2300, ये बन गया दूसरा। ठीक है, ये बन गया दूसरा। ठीक है, इस पूरे को कर दो, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई और इसे पूरे को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से किया तो ये आया 8x
प्लस 12y एंड 4800, यहाँ पर 3 से किया तो 15x प्लस 12y, और ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आया। अब देखिए इजी इजी इजी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 माइनस 8 7x, 69 में से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 21, 2100 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 300। लॉट ए में कितने चॉकलेट हैं 300, x की वैल्यू आ गई है 300, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। 300 इंटू 2 600, 3y इक्वल्स टू 600, तो y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 200, y की वैल्यू क्या आ गई है 200, 200, है ना। तो आपको क्या पूछा है, क्या आपको टोटल लॉट पूछा है, टोटल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 500, 500 चॉकलेट, टोटल है 500 चॉकलेट, आपको टोटल ही पूछा होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड, टोटल 500 चॉकलेट, ठीक है 500 चॉकलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एक भी नहीं आया था इसलिए इसको कर देता हूं मैं, है ना। तीनों इक्वल होना चाहिए, तो k बाय 12, 3 बाय k, है ना। इसमें दोनों में माइनस है इसलिए आप बिना उसके भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया, ठीक है ओके। तो अब आप कोई दो को इक्वेट कीजिए और फिर कोई दो को इक्वेट कीजिएगा, ठीक है। इन दो को कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ से, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, ठीक है प्लस माइनस 6। इन दो को कर लीजिए, इन दो को करेंगे तो क्या आएगा, इन दो को k कैंसिल हो जाएगा, सीधा 3 इक्वल्स टू k माइनस 3 इधर आया तो 6, k की वैल्यू 6। तो जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर होगा, जो दोनों में सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर होगा। क्या क्या क्या, प्लस 6, ठीक है ओके, -6 वाला नहीं, +6, ठीक है ओके। या -6 पे भी हो जाएगा, चेक कर लें क्या, वहाँ पुट करके चेक कर लेते हैं। -6 x प्लस 3y, ये क्या हो गया, -6 -3 -9, तो +9, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या बन रहा है 12x -6y प्लस में 6, बराबर आ रहा है क्या, बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो +6 ही लेना पड़ेगा, है ना, जो कॉमन है, जो कॉमन है, ठीक है। +6 के साथ दिखा दे रहा हूं, देखो +6 होगा तो ये बना 6x प्लस में 3y, और ये +6 होगा तो 6 - 3 3 -3, ये एक इक्वेशन बना। दूसरा 12x, ठीक है, प्लस ky मतलब कि 6y, और प्लस मतलब माइनस में k मतलब दिस। अब देखिए सब 1/2 है, 1/2 1/2, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब +- 6 मिल तो रहा है, लेकिन क्योंकि इन दो पे जब लगाया आपने तो सिर्फ प्लस के मिल रहा है, +6 मिल रहा है, तो जो कॉमन है वही आंसर, मतलब +6 वाला आंसर, ठीक है ओके, +6 वाला आंसर है। चलिए शॉपकीपर गिव्स बुक्स फॉर रेंट, ठीक है, फिर से वही देखो, फिक्स चार्ज 2 डेज के लिए और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, सेम है पूरा सेम है ना। 6 डेज के लिए हो रहा है मतलब x प्लस 4y, और यहाँ पर 4 डेज है तो x प्लस 2y, ठीक है। चलिए फिर ये वाला भी सेम है, 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, है ना, तो 5 घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 घंटा, ठीक है खत्म। फाइनल केस स्टडी पे आते हैं, इस फॉर्मूला इस पे मत जाइएगा फोटो पे। चलिए एसएल वर्ल्ड पे कोई कहानी है, देख लीजिए। एसएल वर्ल्ड ये है, टिकट चार्जेस बताया गया है, बच्चों के लिए 150 और बड़ों के लिए 250, बच्चों के लिए 150 और बड़ों के लिए 250। चलो तो बोला गया 300 टिकट बिकी हैं और पैसा 55,000 जमा हुआ है, तो नंबर ऑफ बच्चों को अगर x माना गया है और एडल्ट को y, तो पहला इक्वेशन बस बताइए एल्जेब्रिकली, ठीक है, इजी है ना, पहला तो हम ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। सिर्फ गिवन केस लिखना है, तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 300 टिकट, तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया 300, x प्लस वाई हो गया 300, x प्लस वाई 300, ये पहला केस हुआ नंबर ऑफ टिकट्स के बेसिस पे। और देखिए पैसों के बेसिस पे कितना हो गया, बच्चे कितने थे, बच्चे कितने हैं x, और बच्चों का टिकट कितना है 150, तो 150x प्लस 250y मतलब 250y इज इक्वल्स टू 55,000, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो भी मार्क्स मिलेगा, और ऐसा छोड़ देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड, मतलब कि अब आपको सॉल्व करना है, एंड हाउ मेनी एडल्ट विजिटेड, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर दें यहीं ऐसी। y को एलिमिनेट करने के लिए 250 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 यहाँ भी इंटू 250, ठीक है, सीधा
मल्टीप्लाई करके अब सब्ट्रैक्ट कर दो। 250 माइनस 150, 250 माइनस 150 100x, वाई वाई खत्म। अब यहाँ पर 25 इंटू 375 होता है, तो मतलब ये बन रहा है 75,000 और ये 55,000, मतलब ये 20,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 200 200 200 200 200। कितने बच्चे आए थे घूमने? 200 बच्चे आए थे। कितने बच्चे आए थे घूमने? 200। तो एडल्ट कितने आए थे? एडल्ट आए थे 100, 100 एडल्ट आए थे, 100 एडल्ट है ना, बच्चे ज़्यादा आए थे। एसएल वर्ल्ड है, एसएल वर्ल्ड, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड अगर 250 बच्चे आए और 100 एडल्ट आए? कुछ नहीं, 250 इंटू 150 प्लस 100 इंटू 250, ठीक है। 250 कॉमन है, तो 250 इंटू 250 है ना, 150 200 मिलकर 250 ही होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 विद 2 zeros। ये आपका फाइनल क्या है? आंसर है। इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। खत्म करते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं और कितने अच्छे से उसके इक्वेशंस बना पा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो करते रहिएगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसा हमारा चैनल का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।